अभी आपका 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ साथ मैं आपको आगे के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। ठीक है। तो 9 जून सेकंड शिफ्ट 2025 में जो क्वेश्चन बने उनको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था। देखो भाई, ये क्वेश्चन था जो भी आ चुका है वीडियो पर, पहली बार वीडियो को देख रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन आया है भाई, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन आया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है जो 11 दिसंबर 2024 से पदभार संभाले। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। चलो, तो क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ये आपको बताना है। चलो भाई सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चन आया था, बी आंसर है आपका संजय मल्होत्रा। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका अरविंद जी, वाला क्वेश्चन आज एग्जाम में आया है। ठीक है, संजय मल्होत्रा। आज जितने क्वेश्चन आए हैं उसके अलावा मैं अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तरफ से भी क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्यूटर और जीके जीएस के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था और इसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। 26वें नंबर के गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, 11 दिसंबर 2024 को ये नियुक्त किए गए थे। ठीक है, उन्होंने इसके पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये किसकी जगह पर आए थे। तो दिसंबर 2024 में शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो उनकी जगह पर ये आए थे। ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर। सेकंड देखो, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। जो बादामी का चालुक्य वंश था उसका संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन आया। अरविंद जी, कल्पना जी, चलो इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ठीक है। पुलकेशिन फर्स्ट बोल रहे हो अरविंद, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर पुलकेशिन फर्स्ट था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था, बिल्कुल याद रखना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, पुलकेशिन फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड। चलो आगे देखें। यहाँ पर देखो, आपको बता दें कि पुलकेशिन फर्स्ट को बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसने 6ठी शताब्दी में बादामी मतलब वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है, अपनी राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन देख लिया आपने। चलो आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था, देखो, भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रिनअसिसेंस के जनक किसे कहा जाता है। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर क्या आएगा बताइए। ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, एग्जाम में जो आए हैं वो बता देता हूँ शुरू में, फिर मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 का आंसर आ जाएगा राजा राम मोहन राय। तो यहाँ बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। पायल जी बिल्कुल करेक्ट है। संतोष आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में आज। चलो, इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आगे चलकर कि 1830 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। बाकी देखो, ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आया है और कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था क्लास में, अगर आपको याद होगा तो आपको मैंने कराया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गहीर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य जो विश्व प्रसिद्ध ऑलिव रिडले कछुओं के निवासी स्थल है किस राज्य में स्थित है। ये कछुआ वाला क्वेश्चन आया था, ऑलिव रिडले कछुए, तो ये किस राज्य में है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो, ये क्वेश्चन आया था ऑलिव रिडले कछुए वाला। चलिए, तो आंध्र प्रदेश गलत आंसर है। देखो, इसका आंसर बच्चे लगा के आए हैं ओडिशा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ओडिशा ही इसका राइट आंसर है। ओडिशा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है, चलो अब आगे देखो और कौन सा क्वेश्चन आया था, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। गहीर माथा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के
केंदुझर और भद्रक जिलों के समीप स्थित है। तो कहाँ पर है ये गहीरमाथा वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। और ओडिशा राज्य में कहाँ पर? केंदुझर और भद्रक जिलों के समीप में। ठीक है, यह भारत का एकमात्र समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के सामूहिक प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना ये। यहाँ पर मैं आपको जो डिटेल बता रहा हूँ वो याद रखना, आपको आगे एग्जाम में आ सकता है। हर साल हजारों कछुए यहाँ गहीरमाथा समुद्र तट पर अंडे देने के लिए आते हैं। 1975 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया और 1997 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। तो आपको ये जरूर क्वेश्चन बन सकता है कि जो ऑलिव रिडले कछुए जहाँ पर आते हैं ओडिशा में, तो उसको संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो आप लगाना 1975 में। और इसको वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा 1997 में। हाँ सर, कोरोना के टाइम में बाहर निकला था उड़ीसा में। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है अरविंद जी। चलो, वर्ली और गोंड चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन आया था भाई एग्जाम में। चलो इसका आंसर बताओ। पांचवे का आंसर बताओ। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है आज, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पांचवा क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ। वर्ली और गोंड चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपका पेपर 14 को है संतोष जी। चलो भाई, बहुत बढ़िया बात है। चलो इसका जो आंसर आएगा ना कि भाई वर्ली और गोंड ये चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ सी आंसर करेक्ट आएगा। बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल सही आंसर है आपका। पांचवे का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कर लिया आपने। देखो ये वर्ली क्या है? ये वर्ली क्या है? पेंटिंग है ना। यह चित्रकला महाराष्ट्र राज्य के वर्ली जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें सफ़ेद रंग से भूरे रंग की मिट्टी या दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों में प्राकृतिक जीवन को दिखाया जाता है, नृत्य को दिखाया जाता है, शिकार को, त्यौहार को, पशु पक्षी को। और गोंड पेंटिंग क्या है? तो गोंड पेंटिंग यह चित्रकला मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति से जुड़ी हुई है। और यह चित्रकला जीवों, पेड़ों, परंपराओं, लोक कथाओं आदि को सुंदर रूप से दर्शाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। आगे देखो, याला क्वेश्चन आया था। याला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6वां। आंसर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? याला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलो आंसर बताओ। 6वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलो बताओ, आप क्या लगाते मित्रों अगर याला क्वेश्चन आता तो? देखो आज तो आया था याला क्वेश्चन 6वां। 6वें का आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्या आ जाएगा? ए आंसर। क्या है क्वेश्चन कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और किसके नेतृत्व में हुई? तो इसका आंसर आएगा 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर करेक्ट आएगा। संतोष बिल्कुल करेक्ट है। चलो पायल जी आंसर दो क्योंकि यह क्वेश्चन आज आया है। ठीक है, चलिए 7वां देख लेते हैं। गिरनार झील का पुनर्निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? चलिए, गिरनार झील जो है इसका पुनर्निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7वां। चलिए आंसर बताइए 7वें का। विजय लोखंडे जी, बी आ रहा है आपका। चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसका बिल्कुल बी आंसर है ना। गिरनार झील का पुनर्निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो ये है आपके स्कंदगुप्त। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संतोष जी, अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आज के इतने ही क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, है ना। देखो गिरनार झील गुजरात राज्य में जूनागढ़ जिले में स्थित है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आज एग्जाम में फंसे वाले क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो कराऊंगा वो अपने तरफ से कराऊंगा। इसमें मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी कराऊंगा क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और जीके जीएस के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? पहला दिया सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय और फिर राष्ट्रपति। क्या आंसर आएगा पायल? बिल्कुल, आप अच्छे से एग्जाम देना। कानपुर में आपका सेंटर है, आप अच्छे से एग्जाम देना। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर बताओ। चलो हम करेंगे टोटल 62 क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि 62 क्वेश्चन में आप लोगों के 55 प्लस नंबर आना चाहिए। तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये उच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देना सी आंसर, है ना। निर्वाचन आयोग नहीं आएगा, उच्च न्यायालय आएगा।
देखो, चुनाव याचिकाएं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दायर की जाती है। इन पर निर्णय का अधिकार संबंधित क्षेत्र के उच्च न्यायालय का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। हाँ, पहला क्वेश्चन क्लियर है। सब लोग, थोड़ा गलत हो गया आप लोगों से, निर्वाचन आयोग लगा दिए, उच्च न्यायालय लगाना। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से को स्रावित करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, मतलब कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, बताइए। कमेंट करिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी आएगा, थायराइड ग्रंथि, बिल्कुल करेक्ट आएगा, है ना। नाम में ही स्पष्ट है कि थायरॉक्सिन हार्मोन पूछा है तो थायराइड ग्रंथि आ जाएगा आंसर, है ना। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो मित्रों, ये क्वेश्चन क्लियर है आपका, आगे देख लेते हैं। बनी ठनी चित्रकला किस विषय पर आधारित है? चलिए, बनी ठनी जो चित्रकला है वो किस विषय पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर बताइए कमेंट करके। पायल जी, संतोष जी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक है, चलो अगर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आंसर आ जाएगा थर्ड का बी, राधा। बनी ठनी चित्रकला किस विषय पर आधारित है? तो ये राधा पर आधारित है, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो बी आंसर आएगा मित्रों। ठीक है, चलो, यह चित्रकला किशनगढ़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मिथिला वर्मा, बिल्कुल आपका स्वागत है क्लास में। संतोष, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि थियोसॉफिकल, अच्छा बंगाली से हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर है बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर आएगा चौथे का? चौथे का बी आएगा दोस्तों, अडियार। अडियार इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी, है ना। अब इसको हम समझाएंगे आपको, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अडियार चेन्नई के निकट स्थित है। इस संस्था की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई थी। भारत में प्रमुख नेता एनी बेसेंट इनकी स्थापना करता थी। ठीक है, तो ये अडियार कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर, आगे देख लेते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? देखो, न्यूटन का जो पहला नियम था वो किससे संबंधित है? द्रव्यमान से संबंधित है, बल से है, त्वरण से है, या विस्थापन से है? चलो कमेंट करके आंसर दो। 5वां क्वेश्चन, सीमा बोल रही है सर बी आंसर आएगा इसका। बिल्कुल सीमा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर क्या है कि देखो, न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है? बल से संबंधित है, तो आंसर आ जाएगा बी। बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर है, बी आंसर वालों बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, यह नियम बोलता है कि वस्तु की जड़त्व स्थिति को समझाता है। यदि वस्तु पर बल ना लगे तो वह अपनी गति अवस्था बनाए रखती है ना। यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, यही जो है ये नियम बोलता है। ठीक है, ये याद रखना आप। चलो भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में फंसेंगे आपके, आगे देखते चलो। सिक्किम की राजधानी क्या है? चलो ये क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। चलो भाई, इसका आंसर बताओ सब लोग। सिक्किम की राजधानी पूछा जाएगा क्या है? 6वां क्वेश्चन, अरविंद बोल रहे हैं कि गैंगटॉक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ये तो सब लोग कर लोगे, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं खराब करेंगे। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है, बिल्कुल सही बात है। चलो, सिक्किम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। यह 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना, और गंगटोक एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए अपन, चलो आगे देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए 7वें का आंसर बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कमेंट करो, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करिए फटाफट। हाँ, सी आ रहा है, आशा पूर्णा देवी, बिल्कुल करेक्ट है। अरविंद, आपका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। चलिए समझिएगा, कल्पना जी बिल्कुल। यहाँ देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी, सी इसका राइट आंसर आएगा।
अच्छा मिथिला बोल रही 12 को एग्जाम में, बहुत बढ़िया मिथिला जी, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, है ना। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आशापूर्णा देवी बांग्ला साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी, और 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? चलिए इसका आंसर बताइए। संतोष जी मेरा नंबर मैं आपको बता दूंगा, नोट्स लेना है आपको तो बता दूंगा मैं, थोड़ा वेट करो, 10वें क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 8वां क्वेश्चन, 8वें का सी आएगा 1907, 8वें का क्या आंसर आ जाएगा? सी आएगा 1907, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। कल्पना, संतोष बिल्कुल करेक्ट है आपका, वेरी गुड। चलो आगे देख लेते हैं अपन, और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलो 90 का आंसर बताओ, 90 का आंसर बताओ। क्या क्वेश्चन है कि देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करिए भाई, कमेंट करिए। आप बोल रहे हो सर 90 का बी आंसर आएगा, गलत। देखो यहां पर याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, हाँ इसका आंसर जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर आएगा। देखो 1885 में मुंबई अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, और वे प्रख्यात न्यायविद और शिक्षाविद थे, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी वालों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखो, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? बताइए, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, बताइए आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा आंसर, कौन बताएगा आंसर, कमेंट करिए। हाँ चलो समझा दे, चलो समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, समझना मित्रों, समझना कि नाना साहब किसके दत्तक पुत्र थे, तो बाजीराव द्वितीय के थे। आंसर आ जाएगा सी, बाजीराव द्वितीय के, है ना, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, ठीक है। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर आ जाएगा बाजीराव द्वितीय। चलो आगे देखो, 1857 की क्रांति में नाना साहब का प्रमुख योगदान था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी पेंशन अस्वीकार कर दी थी, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सबसे बड़ा पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ मित्रों, अंग्रेजों का जो पहला संघर्ष है वो किसके साथ हुआ? कमेंट करो, कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 11, मिथिला, गगन, कल्पना सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलो बताओ भाई, बताओ बताओ फटाफट बताओ। हाँ औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संगीता बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर औरंगजेब आएगा। अंग्रेजों ने सबसे पहला जो संघर्ष किया वो औरंगजेब के साथ किया, ठीक है। चलो 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों से व्यापारिक विशेष अधिकार मांगे थे, औरंगजेब ने उनके विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया था, ठीक है। तो औरंगजेब से पहले लड़े थे अंग्रेज। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? चलिए आशीष जी बिल्कुल, राधे राधे, आपका स्वागत है। चलो भाई इसका आंसर बताओ कि भाई शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट। चलो चलो, सी आंसर आ रहा है, रामदास। अरे गलत आंसर है आपका, सही आंसर आ जाएगा गौड़ पंडित ने, गौड़ पंडित जो थे ना, इन्होंने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मित्रों, आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर आएगा, कंफर्म है ना, बिल्कुल पप्पू कुमार, बिल्कुल आपका सही आंसर, वेरी गुड। चलो अब हम देखेंगे मित्रों 13वां क्वेश्चन, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। अलीपुर बम कांड हुआ था दोस्तों, उसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो मित्रों फटाफट आंसर आना चाहिए आपका, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि अलीपुर बम कांड जो हुआ उसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? कमेंट करिए, कमेंट करिए मित्रों। चलो बता दे, इसका डी आंसर आ रहा है,
गलत आंसर है भाई आपका। चितरंजन दास, संगीता का बिल्कुल सही है, संगीता बहुत बढ़िया। आशीष जी बिल्कुल, आरआरबी के क्वेश्चन है ये, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा चितरंजन दास, बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, यह मामला 1908 में हुआ था। चितरंजन दास एक प्रसिद्ध वकील थे और उन्होंने अरविंद घोष का बचाव किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। चलो आगे देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? कमेंट करिए फटाफट। ये क्वेश्चन है 14, और 14 का आंसर बताइए। 14 का आंसर बताइए। 14 का बी आ रहा है, सीमा का। बिल्कुल सही है, अजमेर में है ये, अजमेर इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा अजमेर, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? चलिए, बंदरगाह नगर बताना है सिंधु घाटी सभ्यता का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? बी आंसर आ रहा है हड़प्पा। अरे क्या कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो? सुधीर सिंह राजपूत ने सही आंसर दिया, वेरी गुड सुधीर सिंह राजपूत जी। देखो इसका आंसर आएगा लोथल। लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है आशीष जी, पूरे क्वेश्चन देखो, मैं टॉप के क्वेश्चन लाया हूँ। और हाँ, जो भी नंबर मांग रहा है भाई मेरा नंबर ले लो, जिसको भी नोट्स चाहिए लास्ट समय में, 1 मिनट में नंबर देता हूँ। 92 है 43449122। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए वो इसको नोट कर लो नंबर को, क्लास के बाद आप कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना। ठीक है, चलो याला क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा था? बताओ, 16 का आंसर बताओ। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 16 का आंसर बताइए। सीमा जी बोल रही सी आएगा आंसर, बाकी लोग बताइए। मिथिला भी बोल रही कि सी आएगा सर आंसर। बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। यहाँ पर देखो प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा, तो ये हरिशरण ने लिखा, सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, कल्पना का भी करेक्ट है, संगीता, आशीष ने गलत कर दिया। संतोष बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल हरिशरण ने लिखा था ये। चलो आगे देख ले अपन। मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है, तो मृत्युदंड देने के बाद क्षमादान करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? बताइए, बताइए बताइए इसका आंसर क्या है, कमेंट करिए। हाँ तो आप बोल रहे हो सी आएगा सर राष्ट्रपति, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमा करने की शक्ति इसके पास होती है, इसको बोलते हैं क्षमा करने की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 72 जो है ना, उसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान, विराम या उपशमन या परिवर्तन का अधिकार है। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हो गई, तो राष्ट्रपति से क्षमा मांग सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो उस क्षमा को टर्न अराउंड कर सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर है, और अनुच्छेद नंबर 72 के अंतर्गत है ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? चलिए बताइए, हाँ बढ़िया से आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। चलो इसका आंसर आएगा 35 आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, 35 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। मित्रों क्या क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। चलो बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं। देखो भाई अनुच्छेद नंबर 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर दो, आपका आंसर आना चाहिए।
चलिए, सिद्धार्थ के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कमेंट करिए। तो 19 का जो आंसर आ जाएगा मित्रों वो आ जाएगा बुद्ध भगवान, बुद्ध भगवान, है ना, बुद्ध भगवान इसका राइट आंसर आ जाएगा। रीता जी बिल्कुल, आशीष बिल्कुल। देखो, बुद्ध भगवान को सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, इनके बचपन का नाम था। ठीक है, चलो, गौतम बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहा गया। वे शाक्य वंश के थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे, तो आप लगाना शाक्य वंश के थे। एग्जाम में आएगा तो उड़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किसके नाम से लिए जाते हैं। चलो, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इस क्लास में, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सही बात है आशीष जी, सही बोल रहे हो आप। चलो, याला क्वेश्चन करो कि राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय किसके नाम से किए जाते हैं। तो ये गवर्नर के नाम से किए जाते हैं, गवर्नर, जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी। राज्य की बात हुई है, राष्ट्रपति कैसे लगा रहे हो आप लोग, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा राज्यपाल। चलिए, अब देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन तो क्लियर है। मुसोलिनी का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताइए, बता सकते हो मुसोलिनी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 21, मुसोलिनी का जन्म बता दो, मुसोलिनी का जन्म बता दो मित्रों। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था, तो आप लगाना सर 1883 में हुआ था, 1883 में। आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, सीमा जी गलत हो गया आपका, आशीष जी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। बेनेटो बेनिटो मुसोलिनी इटली का फांसीवादी तानाशाह था, जन्म 1883 में हुआ था और मृत्यु 1945 में हुई थी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में किसके नेतृत्व में हुआ था। चलो, इसका आंसर बताओ। जो संथाल विद्रोह था दोस्तों, संथाल विद्रोह, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलो फटाफट आंसर दो। बी आंसर आ रहा है, सिद्धू और कान्हू, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिद्धू और कान्हू, ये जो है ना, इनके नेतृत्व में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। आगे देख लेते हैं अपन मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आल्पस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है और कहाँ स्थित है, 23वां क्वेश्चन। तो आल्पस पर्वत कैसा पर्वत है, ये आपको बताना है, कमेंट करिए फटाफट, इसका आंसर कमेंट करिए। स्पीड में आप लोगों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलो चलो, हम बता दें आपको कि आल्पस पर्वत कहाँ पर है। तो आल्पस पर्वत किस प्रकार का है और कहाँ पर है, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये वलित पर्वत है मित्रों, और ये यूरोप में है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर आपने लगाए हो, बिल्कुल करेक्ट है। सुधीर का करेक्ट है, सीमा का करेक्ट है, वेरी गुड। चलो, अगला क्वेश्चन क्लियर है आपका, आगे देख लेते हैं। भारत में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर किस राज्य में स्थित है। चलो, तारापुर कहाँ पर है। टोनी जी कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं, अरे क्वेश्चन तो हम बना के लाए हैं आपके लिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 की भाई, भारत के में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र तारापुर किस राज्य में स्थित है। अगर क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जाए, आंसर क्या लगाओगे, बी लगाओगे, गलत आंसर है, बी नहीं आएगा। तारापुर है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। और आज की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको शुरू में बता दिया हूँ मैंने। अभी ये क्वेश्चन मैं अपने मन से जो बनाया हूँ वो क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, समझ जाना ये बात को। चलो, तारापुर महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यहाँ भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र शुरू हुआ 1969 में। आगे देखो, भारत की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, 25वां क्वेश्चन। भारत की जो मौद्रिक नीति है उसको कौन तैयार करता है, क्वेश्चन नंबर 25। कमेंट करो, ये क्वेश्चन तो आपको बनना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। चलो, तो भारत की मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो आंसर आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक तैयार करता है, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, रीता जी का करेक्ट है, ए एंड के का भी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। अरविंद आपका भी करेक्ट है, गगनदीप आपका भी करेक्ट है, सीमा बहुत बढ़िया। चलो आगे देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु कितनी वर्ष कर दी गई। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कौन सा नंबर का संविधान संशोधन, 61वां नंबर का संविधान संशोधन। इसके अनुसार मतदान की आयु कितनी कर दी गई, चलो बताओ। रुपए, 2 रुपए से ऊपर बनाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हो अरविंद जी, 2 रुपए के ऊपर जो नोट है वो बनाते हैं। देखो यहाँ 18 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा ना, बिल्कुल। पहले थी दोस्तों 21, फिर कर दिया गया 18 वर्ष। किस अनुच्छेद के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 61वां नंबर का संविधान संशोधन के अंतर्गत। चलो आगे देख लेते हैं। देखो आपको बता देते हैं कि 61वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1988 1990 में हुआ था,
और इसमें जो आयु है वो 18 वर्ष से लेकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु, ठीक है। चलो आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलो 27 का आंसर बताओ, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आंसर बताओ। इसका आंसर कमेंट करके आना चाहिए आपका 27 क्वेश्चन का, फटाफट आंसर दीजिए मित्रों, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा, थोड़ा स्पीड में करो, है ना। विजय लक्ष्मी पंडित बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित इनका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, अरविंद वेरी गुड, संतोष वेरी गुड। चलो याद रखना 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी विजय लक्ष्मी पंडित, और ये ना विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये याद रखना। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। चलो आगे देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहा है तो कंप्यूटर से क्वेश्चन भी रखा हूं मैंने, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि वर्तमान कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर और ब्लेज पास्कल। चलो आंसर बताओ, आपसे पूछा जा रहा है 28 क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा? बी आएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर आ जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज, है ना। तो ये तो सबको पता रहता है, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चार्ल्स बेबेज मॉडर्न कंप्यूटर के जनक कहा जाता है। 1830 के दशक में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का इन्होंने विकास किया था। इन मॉडलों में मेमोरी और प्रोसेसिंग यूनिट की अवधारणा थी। चलो या आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? चलो फटाफट बताओ, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आज। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? कमेंट करो, कमेंट करो मित्रों, कमेंट करो फटाफट। चलो इनियाक, इनियाक, बिल्कुल इनियाक इसका राइट आंसर आ जाएगा। इनियाक जो है वो सबसे पहला कंप्यूटर है, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझा देते हैं, देखो इनियाक, इनियाक जो है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और 1946 में जॉन मार्कली और प्रेस्पर एकर्ट ने इसको बनाया था, ठीक है। चलो अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, समझो, क्या समझो कि एनियाक का फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है फ्यूचर में, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है मित्रों। एनियाक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, और इसे 1946 में जॉन मॉकली और प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी? कमेंट करो, चलो भाई 30 का आंसर बताओ, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी? कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन भी रखा हूँ, मॉडरेट क्वेश्चन भी रखा हूँ, दोनों टाइप के क्वेश्चन रखा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है कि बेसिक नहीं पूछ रहा है, बेसिक भी पूछ ले रहा है और मॉडरेट भी पूछ ले रहा है, ठीक है। 30 क्वेश्चन की बात करें, बी आंसर परफेक्ट आएगा, 1946 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1946 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो 1946 में एनियाक कंप्यूटर के निर्माण से आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। इसने पहले मशीनी कंप्यूटरों की तुलना में तेज गणना दी, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? चलो भाई बता सकते हो क्या? चलो इसका आंसर बताओ। आशीष जी, मैं आपको जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही वही यहाँ बता रहा हूँ, है ना। अब आप यहाँ अभी अपने तरफ से पूछोगे तो फिर क्लास बहुत डिस्टर्ब होगी, है ना। हाँ चलो, कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा संगणक, यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, संगणक का अर्थ होता है जो गणना करता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलो इसको बता दो फटाफट, फटाफट इसको बता दो, थोड़ा स्पीड में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शाम को भी क्लास लूँगा 7 बजे, ज़बरदस्त, ठीक है। हाँ चलो सी आंसर आ रहा है, मोन देखो यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। स्पीड कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बता देना, ठीक है। हालांकि आपको समझ में आएगा, स्पीड का मतलब ये नहीं होता कि समझ में ना आना, है ना, समझ में आएगा। सीपीयू का पूरा नाम बताओ, सीपीयू का पूरा नाम बताओ, ठीक है। चलो बताओ 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन का आंसर बताओ, और तेज, चलो थोड़ा सा आंसर भी तो दे दो आप, जितना जल्दी आप आंसर दोगे उतना तेज मैं बताऊंगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका मतलब, गलत मत करना, तेजी के चक्कर में गलत मत करना, बस मेरा यही मानना है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसका मतलब होता है। तेज का मतलब ये नहीं होता कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगी, एक्यूरेसी मैटर करेगी अपनी, है ना। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बिंग, याहू, वेदू। अब मैं बता दूं, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया था, आज डायरेक्ट एग्जाम में आया था, ठीक है।
अब जो भी एग्जाम दिया है उनको पता है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, बिंग है, याहू है या वेदू वेदू? चलो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा वेदू वेदू। वेदू वेदू इसका राइट आंसर आएगा। ये जो है आपका सर्च इंजन नहीं है, गूगल है, बिंग है, याहू है। देखो गूगल को भी आप सर्च के तौर पर यूज़ करोगे, बिंग को भी करोगे, याहू को भी करोगे, परंतु वेदू वेदू को नहीं करोगे। ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। वेदू वेदू कोई भी प्रसिद्ध सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखो इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो आप लोग फटाफट। 35वां क्वेश्चन। हाँ चलो 35वां क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, स्पीड में आंसर दो। 35। इनपुट डिवाइस कौन सा है यहाँ से? ए एंड के। सीमा जी का डी आंसर आ रहा है। स्पीकर, स्पीकर इनपुट डिवाइस है क्या? नहीं, गलत आंसर है आपका। देखो यहाँ पर माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है सर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। परंतु प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट और माउस इनपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रख लेना। चलो आगे देख लेते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? चलो 36 क्वेश्चन, स्पीड में फटाफट आंसर आना चाहिए। ज़्यादा स्पीड होगी बता देना मेरे को, ठीक है? बाकी मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? चलो बी आंसर आएगा 1024, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। 1024 इसका राइट आंसर आएगा। देखो भाई 1024 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों। 37 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? चलो इस क्वेश्चन को उड़ाओ। 37 क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। आशीष जी, सुधीर जी, अर्चना जी, बिल्कुल सर यही आंसर आएगा जो पहले आया था 1024। कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। आगे देख लेते हैं। 38, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? क्वेश्चन दमदार, तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा ये क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 38 का आंसर आ जाए दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो आईसी चिप में जो जिस पदार्थ का यूज़ होता है उस पदार्थ का नाम सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन के बारे में बात करते तो देखो सिलिकॉन सिटी, इंडिया की सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? इंडिया की सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। चलो भाई चैट बॉक्स में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। बिल्कुल करेक्ट है अरविंद जी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। HTTP का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कितने तारीख को आया है? 5 जून को आया है ये क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको करेक्ट किया है। आप भी करेक्ट कर लो फटाफट, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है ना? शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। चलो HTTP का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप आंसर क्या लगाओगे? आप आंसर लगाओगे सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसा निजी कंप्यूटर जो गोद में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता है क्या कहलाता है? चलो बताओ, स्पीड में आंसर दो, स्पीड में आंसर दो, है ना? इसके बाद शाम को 7 बजे क्लास कराऊंगा तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन भी लाऊंगा और अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन एड ऑन करके भी लाऊंगा। उसको आप देख लोगे ना तो आपको लगेगा यार कि यार ज़बरदस्त क्लास है। ठीक है, तो आप लोग 7 बजे वाली क्लास भी अटेंड करना। 40 का जो आंसर आ जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं मित्रों, है ना? नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलो आगे देख ले, आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर की भाषा में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना किसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में? बाइनरी कोड को, इनपुट डिवाइस को, एकत्रित डाटा को या सिग्नल को? बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 41वां और 41वें का आंसर बताओ। बाइनरी कोड बोल रहे हो, गलत आंसर है। कैलाश वैष्णव का करेक्ट है और अर्चना का करेक्ट है। बिल्कुल, देखो जो एकत्रित डाटा होता है ना उसी को बोलते हैं सूचना कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, चलो देखो, जब कच्चे डाटा रॉ डेटा को प्रक्रिया के बाद अर्थपूर्ण रूप दिया जाता है तो वह सूचना कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चलो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। केवल संख्या को, केवल अक्षर को, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को, केवल चित्रों को? कमेंट करके बताओ आंसर क्या आ जाएगा मित्रों। आंसर बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बनना चाहिए आपसे। चलो आपको ये देखो, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, सी आंसर करेक्ट आएगा। सीमा जी बिल्कुल करेक्ट है, मिथिला बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देख लेते हैं। 44, कंप्यूटर में जो डेटा डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? चलो बताओ 43 का आंसर क्या आएगा?
कंप्यूटर में अगर कोई डेटा डाल रहा हूं मैं तो उसको क्या बोलेंगे मित्रों? सुधीर, अरविंद, आशीष, कंप्यूटर के क्वेश्चन रखा हूं भाई। कंप्यूटर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, स्टूडेंट लोग बता रहे हैं, इसलिए रखा हूं। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। यहाँ पर देखो आपका आंसर आ जाएगा इनपुट। इनपुट बोला जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है। मोना जी गलत हो गया, अर्चना बिल्कुल करेक्ट है, आशीष, सीमा बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देख लेते हैं 44 क्वेश्चन। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस उद्देश्य से बनाया गया था? चलिए, जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था, सर मेरा टेस्ट 65 नंबर आ रहा है, जाऊँ सर पेपर देने? नहीं संतोष जी, बिल्कुल जाओ पेपर देने, पेपर देना जाना ही चाहिए आपको, है ना। गेमिंग बिल्कुल। देखो यहाँ पर याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 44 की प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस उद्देश्य से बनाया गया था। अगर 44 क्वेश्चन बने आप लगाना सी, खेल गेमिंग के लिए, तो सी इसका राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबिता जी बिल्कुल स्वागत है आपका। आगे देख लेते हैं, सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया? चलो, मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया सबसे पहला? थोड़ा स्पीड में मैं करा रहा हूँ यार, है ना, तो स्पीड में मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओ, समझ में भी आना चाहिए सारी चीज़ें, बस मेरा यही उद्देश्य है। देखो याद रखना, ब्लेज पास्कल ने। निशा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्लेज पास्कल ने क्या किया? सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया, तो बी इसका राइट आंसर आ जाएगा मित्रों। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसको बोला जाता है पास्कल लाइन, विकसित किया। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है वाला क्वेश्चन भी, जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो जो क्वेश्चन तुम आ गए तो उनको तो पूछने की संभावना कम है, परंतु जो क्वेश्चन नए बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आ सकते हैं कंप्यूटर से। पंच कार्ड की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। चलो, पंच कार्ड की शुरुआत किसने की? क्वेश्चन नंबर 46। चलो भाई बताओ फटाफट, बताओ 46 का आंसर क्या आएगा? वीडियो को एक लाइक कर देना मित्रों, प्रत्येक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर देना। 46 की बात करते हैं। बिल्कुल, सबिता का बिल्कुल करेक्ट है, जोसेफ जैकवार्ड, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। पंच कार्ड की शुरुआत किसने की? तो जोसेफ जैकवार्ड ने की, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अर्चना जी बिल्कुल करेक्ट है, सबिता करेक्ट है, रीता जी बिल्कुल करेक्ट है। चलो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखो 1801 में जोसेफ जैकवार्ड ने बुनाई मशीन को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर में की प्राथमिक संरचना किसने विकसित की थी? चलो, किसने विकसित की थी? कंप्यूटर की जो प्राथमिक संरचना है, बेसिक आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का, किसने विकसित किया? फेमस नाम है, हिंट दे रहा हूं, फेमस नाम है। अर्चना ने सबसे पहले आंसर दिया सी, वेरी गुड अर्चना, बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। सुधीर का भी करेक्ट है, वेरी गुड सुधीर। चलो, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, जो कंप्यूटर की प्राथमिक संरचना ALU कंट्रोल मेमोरी को परिभाषित करता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा, सबसे तेज और सबसे बड़ा होता है? चलो सिंपल क्वेश्चन है, बनना चाहिए आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 48। हाँ 48 का आंसर बताओ। सोहिना बोल रही है कि सर सी आएगा, अर्चना बोल रही है सी आएगा, निशा बोल रही है सी आएगा, रीता बोल रही है सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो 49 देख लेते हैं फटाफट। सामान्य प्रयोग के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? 49 क्वेश्चन। सामान्य प्रयोग के लिए अगर आप कोई कंप्यूटर का यूज करते हो उसको क्या बोलेंगे? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलो 49 क्वेश्चन। नहीं, एनालॉग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिजिटल कंप्यूटर। बिल्कुल, संगीता का बिल्कुल करेक्ट है और निशा का भी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 50वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। CRAY, क्रे किस प्रकार का नाम है, किस प्रकार के कंप्यूटर का नाम है? बताइए। फटाफट आंसर दो, फटाफट आंसर दो। 7 बजे क्लास होगी भाई, उसको जरूर देखना है आप लोगों को। 7 बजे वाली क्लास में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन रहेंगे और आगे आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। CRAY, इसको बोला जाता है सुपर कंप्यूटर। चलो आगे देख लेते हैं 51। इस वीडियो में 62 क्वेश्चन है। चलो, जब हम किसी पर्सनल कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं, वह अस्थायी रूप से कहाँ सहेजा जाता है? चलिए बताइए। चलिए देखो, अगर हम किसी पर्सनल कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, जी हाँ सर बिल्कुल काम कर रहे हैं, तो वो अस्थायी रूप से कहाँ सहेजा जाता है? तो सी आंसर आ रहा है। अरे गलत बात है, रैम में। क्योंकि देखो रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? अस्थायी रूप से, तो रैम आएगा। स्थायी क्या है दोस्तों? स्थायी रोम है। ठीक है,
अस्थाई क्या है? रैम है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो रोम जो है स्थाई है, रैम अस्थाई है। आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 52। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कौन सी होती है? प्रमुख मेमोरी पूछा जा रहा है कंप्यूटर की। चलो इसका आंसर क्या आएगा? बाहरी मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, भीतरी मेमोरी या फ्लॉपी डिस्क। तो कौन सी मेमोरी को मुख्य मेमोरी बोला जाता है कंप्यूटर की? सी आ रहा है अर्चना का सबसे पहले। भीतरी मेमोरी बिल्कुल करेक्ट है। देखो भीतरी मेमोरी जो होती है इसको बोला जाता है मुख्य मेमोरी। आगे देखिए फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? चलो जो जो फ्लॉपी डिस्क होता है ना दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क ये किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? आंतरिक मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है, या मैग्नेटिक मेमोरी है, या एक्सटर्नल मेमोरी है? चलो कमेंट करके 53 का आंसर आना चाहिए आपका। आशीष जी गलत आंसर है। जो फ्लॉपी डिस्क है ये है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी बाहरी मेमोरी है ये, है ना? तो डी आंसर आएगा। चलो इसको समझा देते हैं। देखो फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जिसे बाहरी मेमोरी में गिना जाता है, क्योंकि इसको आप ना मतलब पोर्ट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अभी बताया हूँ ये क्वेश्चन, तो आराम से बनना चाहिए। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ये क्वेश्चन तो अभी बताया हूँ, आपसे बनना चाहिए। चलिए रैम के बारे में आपको पता ही है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है दोस्तों, और रोम क्या होती है? एक स्थायी मेमोरी होती है। चलो आगे देखो 55वां क्वेश्चन। रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 55वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रैम किस किस प्रकार की होती है। 3 प्रकार की रैम होती है। इसी क्वेश्चन में बता दो 55वें में। 55वें में आंसर क्या आएगा? चलो 55वें में आंसर आपको बताते हैं मित्रों, समझिएगा बहुत अच्छे से। देखो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी रैम, एस रैम और फ्लैश, ये 3 होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा रैम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं सर, एक डी रैम होता है, एक एस रैम होता है और एक होता है फ्लैश। ठीक है। चलो देखो यहाँ पर डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और फ्लैश रैम का मतलब होता है यूएसबी डिवाइसेस में प्रयुक्त होने वाली। चलो आगे देखो सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का अधिकतर प्रयोग होता है? देखो सेल फोन मतलब जो हमारा फोन रहता है ना सेल फोन, उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है? फ्लॉपी डिस्क का, सीडी रोम का, कैश का, या टैप ड्राइव का? बताइए 56। हाँ हमारा जो सेल फोन है उसमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग होता है? तो इसमें होता है दोस्तों टैप ड्राइव का। फ्लॉपी डिस्क नहीं, सबिता का बिल्कुल करेक्ट है। टैप ड्राइव इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, हाँ बिल्कुल याद रखिएगा। अब इसको हम समझा देते हैं। देखो स्मार्ट, सॉरी यार यहाँ पर ना कैसे आएगा यार, माफ़ी चाहूँगा। 56 मेरे पास आंसर की गलत लिखी है, समझिएगा। देखो हम कैश मेमोरी बोलते हैं ना, यहाँ मेरे से गलती हो गई थोड़ी, है ना? ये टैप ड्राइव नहीं आएगा, कैसे मेमोरी आएगा। कैसे मेमोरी आपने देखा ना मोबाइल में, अगर आप मेमोरी क्लीन करते हैं तो कैसे मेमोरी क्लीन करते हैं ना, तो कैसे मेमोरी के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई, क्षमा प्रार्थना है। आगे देखिए यहाँ मैंने आंसर सही लिख के रखा हूँ, सामने गलत हो गया मेरे से। चलो आंतरिक स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज मानी जाती है? हाँ अर्चना जी बहुत बढ़िया। आंतरिक स्टोरेज जो है वो किस प्रकार की स्टोरेज है? पहले दिया द्वितीयक है, प्राथमिक है, ऑप्टिकल है और क्लाउड है। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल, तो प्राथमिक स्टोरेज है, तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो ये यहाँ पर देखो आंतरिक स्टोरेज जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ये प्राथमिक स्टोरेज मानी जाती है क्योंकि ये सीपीयू के सीधे संपर्क में होती है। ठीक है। चलो कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसमें बिजली आते ही डेटा मिट जाता है? चलो इसमें लॉजिक लगाना है, इसमें कुछ नहीं लगाना है, इसका आंसर बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, आंसर आ जाएगा सी। रैम जो है ना, रैम क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें क्या होता है ना, बिजली जाते ही डेटा जो है आपका मिट जाता है। आगे देखिए सीडी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सीडी को किस अन्य नाम से जाना जाता है बताइए? सीडी को 62 क्वेश्चन इस वीडियो में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सीडी को और किस नाम से जानते हैं? ए आ रहा है हार्ड डिस्क के नाम से, अरे गलत, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। सोहिनी का करेक्ट है, ए एंड के का सही है। अब देखो सीडी जो है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो लेजर के माध्यम से डाटा को पढ़ती है और लिखती है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं और
नेक्स्ट, सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, बताइए। आपको पूछा जा रहा है कि सबसे सामान्य प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो कौन सी होती है। फ्लैश मेमोरी होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। चलो आंसर बताओ, 60 का आंसर क्या आएगा। आशीष बोल रहे हैं डी आएगा सर, बिल्कुल करेक्ट है, डी आएगा आंसर, मैग्नेटिक स्टोरेज। सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। चलो आज के अंतिम 2 क्वेश्चन देखो। 61, सीडी या डीवीडी डिवाइस में डाटा को आप क्या कर सकते हैं। 61 क्वेश्चन, सीडी या डीवीडी जैसे डिवाइस में डाटा को आप क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, केवल लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, इनमें से कोई भी संभव नहीं है। चलो आंसर बताओ। हाँ, पढ़ भी सकते हैं सर और लिख भी सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो 62 देखो। डीवीडी किस प्रकार के स्टोरेज का उदाहरण है, तो डीवीडी जो है किस प्रकार के स्टोरेज का उदाहरण है। आशीष जी बहुत बढ़िया, रीता, मनवेंद्र, सबिता जी, चलो इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क बिल्कुल, जो डीवीडी है किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, सी आंसर आएगा करेक्ट। देखो डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है भाई। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जो लेजर तकनीक से डाटा को पढ़ती है और स्टोर करती है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है।